आज हम बाबा के गुरुकुल में बिपिन चंद्र द्वारा लिखित आधुनिक भारत के इतिहास के चैप्टर 1 18वीं सदी में भारत में राज्य और समाज को पढ़ेंगे। अगर आप इस बुक की भूमिका को पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर जाकर पढ़ सकते हैं। तो शुरू करते हैं। मुगल साम्राज्य के कमज़ोर होने के साथ साथ स्थानीय और आर्थिक शक्तियाँ सिर उठाने लगी और अपना दबाव बढ़ाने लगी। 17वीं सदी के अंत तक और उसके बाद की राजनीति में व्यापक परिवर्तन हुआ। 18वीं सदी के दौरान बिखरते मुगल साम्राज्य और उसकी खंडित राजनीतिक व्यवस्था पर बड़ी संख्या में स्वतंत्रता और अर्ध स्वतंत्र शक्तियाँ उठ खड़ी हुई, जैसे बंगाल, अवध, हैदराबाद, मैसूर और मराठा राजशाही। अंग्रेजों को भारत का अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए उन्हीं ताकतों पर विजय प्राप्त करनी पड़ी। इनमें से कुछ राज्यों जैसे अवध तथा हैदराबाद को उत्तराधिकार वाले राज्य कहा जा सकता है। मुगल साम्राज्य की केंद्रीय शक्ति में कमजोर तथा मुगल प्रांतों के गवर्नरों के स्वतंत्रता के दावों से इन राज्यों का जन्म हुआ। दूसरे मराठा, अफगान, जाट तथा पंजाब जैसे राज्यों का जन्म मुगल शासन के खिलाफ स्थानीय सरदारों, जमींदारों तथा किसानों के विद्रोह के कारण हुआ था। न केवल दो तरह के राज्यों की राजनीति कुछ हद तक भिन्न होती थी, बल्कि इन सब में आपस में स्थानीय परिस्थितियों के कारण भी अंतर था। फिर भी इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि मोटे तौर पर इन सभी का राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचा तकरीबन एक सा ही था। लेकिन एक तीसरा क्षेत्र भी था। इनमें दक्षिण पश्चिम तथा दक्षिण पूर्व के समुद्री किनारों के इलाके तथा उत्तर पूर्वी भारत के क्षेत्र शामिल थे, जहां पर किसी भी रूप में मुगल प्रभाव नहीं पहुंच सका था। मुगल सम्राट की नाम मात्र की सर्वोच्चता स्वीकार कर और उसके प्रतिनिधि के रूप में स्वीकृति प्राप्त कर 18वीं शताब्दी के सभी राज्यों के शासकों ने अपने पद को वैधता प्रदान करने की कोशिश की थी। बहरहाल इनमें से लगभग सभी ने मुगल प्रशासन के तौर तरीके और उसकी पद्धति को अपनाया। पहले समूह में आने वाले राज्यों ने उत्तराधिकार के रूप में कार्य विधि, मुगल प्रशासनिक ढांचा और संस्थाओं को प्राप्त किया था। दूसरों ने इनमें अलग अलग मात्रा में थोड़ा बहुत परिवर्तन करके इस ढांचे तथा इन संस्थाओं को अपनाया था, जिसमें मुगल शासकों की राजस्व व्यवस्था भी शामिल थी। इन राज्यों के शासकों ने शांति व्यवस्था बहाल की थी तथा व्यवहारिक, आर्थिक और प्रशासनिक ढांचा खड़ा किया। निचले स्तर पर काम करने वाले अधिकारियों, छोटे छोटे सरदारों तथा जमींदारों की ताकतें कम की और इस काम में इन सबको अलग अलग मात्रा में सफलता मिली। किसानों के अधिशेष उत्पादन का नियंत्रण के लिए ये लोग ऊपर के अधिकारियों से झगड़ते रहते थे और कभी कभी सत्ता और संरक्षण के स्थानीय केंद्र कायम करने में ये लोग सफल भी हो जाते थे। उन्होंने उन स्थानीय जमींदारों तथा सरदारों से भी समझौता किया तथा उनको अपने साथ लिया जो शांति और व्यवस्था चाहते थे। आमतौर पर कहा जाए तो अधिकांश राज्यों में राजनीति अधिकारियों का विकेंद्रीकरण हो गया था तथा सरदारों, जागीरदारों और जमींदारों को इसके कारण राजनीतिक और आर्थिक शक्ति की दृष्टि से लाभ मिला। इन राज्यों की राजनीतिक लगातार गैर सांप्रदायिक तथा धर्मनिरपेक्ष बनी रही, क्योंकि इन राज्यों के शासकों की आर्थिक तथा राजनीतिक प्रेरक शक्ति समान थी। सार्वजनिक स्थानों की नियुक्तियों, सेना में भर्ती या नागरिक सेवाओं में ये शासक धार्मिक आधार पर भेदभाव नहीं बरतते थे और जब लोग किसी सत्ता अथवा शासन के विरुद्ध विद्रोह करते थे तो इस बात पर विचार नहीं करते थे कि उनके शासक का धर्म क्या है
इसलिए इस बात पर विश्वास करने के लिए कोई आधार नहीं मिलता है कि मुगल साम्राज्य के पतन और विघटन के बाद भारत के विभिन्न भागों में कानून और व्यवस्था की समस्या उठ खड़ी हुई और चारों ओर अराजकता फैल गई। वास्तविकता तो यह है कि 18वीं शताब्दी में प्रशासन तथा अर्थव्यवस्था में जो भी अव्यवस्था विद्यमान थी वह भारतीय राज्यों के आंतरिक मामलों में ब्रिटिश हस्तक्षेप और ब्रिटेन द्वारा चलाए गए विजय अभियानों का परिणाम थी। हाँ, यह बात सही है कि 17वीं सदी में जो आर्थिक संकट शुरू हुए थे उनकी रोकथाम इनमें से कोई भी राज्य सफलता से नहीं कर पाया। इनमें से सभी राज्य मूल रूप से कर उगाहने वाले राज्य बने रहे। जमींदारों और जागीरदारों की संख्या तथा राजनीतिक ताकत में लगातार वृद्धि होती गई और कृषि से होने वाली आमदनी के लिए वे लगातार आपस में झगड़ते रहे। इसके साथ साथ किसानों की हालात दिनों दिन बिगड़ती चली गई। जहां इन राज्यों ने आंतरिक व्यापार को ठप नहीं होने दिया, वहीं उन्होंने विदेशों से व्यापार को बढ़ावा देने की कोशिश की, लेकिन अपने राज्यों के आधारभूत औद्योगिक और वाणिज्यिक ढांचे को आधुनिक रूप देने के लिए इन लोगों ने कुछ नहीं किया। इससे यह बात साफ हो जाती है कि वह आपस में संगठित क्यों नहीं हो सके और विदेशी आक्रमणों करने में उनको क्यों सफलता हासिल नहीं हो सकी। तो अब हम एक एक करके इन राज्यों को देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे हैदराबाद और कर्नाटक। निजाम उल मुल्क आसफ जाह ने 1724 में हैदराबाद राज्य की स्थापना की। औरंगजेब के बाद के समय के नवाबों में उनका महत्वपूर्ण स्थान था। सैयद बंधुओं को गद्दी से हटाने में उसकी अहम भूमिका थी। उसको दक्कन के वाइसराय का खिताब भी प्राप्त हुआ था। 1720 से 1722 के बीच दक्कन में उसने अपनी स्थिति सुदृढ़ की। वह 1722 से 1724 तक साम्राज्य का वजीर रहा, मगर वह जल्द ही वजीर के काम से तंग आ गया क्योंकि बादशाह मोहम्मद शाह ने प्रशासन में सुधार लाने की उसकी सब कोशिशों को नाकाम कर दिया। इसलिए उसने दक्कन वापस जाने का फैसला किया, जहां वह सही सलामत अपना आधिपत्य बनाए रख सकता था। यहाँ उसने हैदराबाद राज्य की नींव रखी, जिस पर उसने कठोरतापूर्वक शासन किया। उसने केंद्रीय सरकार से अपनी स्वतंत्रता की खुलेआम घोषणा कभी नहीं की, मगर उसने व्यवहार में स्वतंत्र शासक के रूप में काम किया। उसने दिल्ली की केंद्रीय सरकार से बिना पूछे लड़ाइयाँ लड़ी, सुलहनामे किए, खिताब बांटे और जागीरें तथा ओहदे दिए। उसने हिंदुओं के प्रति सहनशीलता की नीति अपनाई। उदाहरण के लिए एक हिंदू पूरन चंद्र उसका दीवान था। उसने दक्कन के मुगलों के नमूने पर जागीरदारी प्रथा चलाकर सुव्यवस्थित प्रशासन स्थापित कर अपनी सत्ता को मजबूत बनाया। उसने बड़े उपद्रवी जमींदारों को अपनी सत्ता स्वीकार करने के लिए मजबूर किया और शक्तिशाली मराठों को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर रखा। उसने राजस्व व्यवस्था को भ्रष्टाचार से मुक्त करने की कोशिश की, मगर 1748 में उसके मरने के बाद उन्हीं विघटनकारी शक्तियों का शिकार हो गया जो दिल्ली में सक्रिय थी। कर्नाटक दक्कन मुगल का एक सूबा था और इस तरह वह हैदराबाद के निजाम के अधिकार के अंतर्गत आता था, मगर व्यवहार में जिस प्रकार निजाम दिल्ली की सरकार से स्वतंत्र हो गया था, उसी प्रकार कर्नाटक का नायब सूबेदार, जिसे कर्नाटक का नवाब कहा जाता था, अपने को दक्कन के नवाब के नियंत्रण से मुक्त कर अपने ओहदे को वंशागत बना चुका था। अतः कर्नाटक के नवाब सादत उल्ला खां ने अपने भतीजे दोस्त अली को निजाम की मंजूरी के बिना ही अपना उत्तराधिकारी बना दिया। आगे चलकर 1740 के बाद कर्नाटक की स्थिति नवाबी के लिए बारंबार संघर्षों के कारण हुई और इससे यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों को भारतीय राजनीति में प्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप करने का मौका मिल गया। अब हम
बंगाल के बारे में पढ़ेंगे। केंद्रीय सत्ता की बढ़ती कमजोरी का फायदा उठाकर असाधारण योग्यता वाले दो व्यक्तियों मुर्शिद कुली खां और अली वर्दी खां ने बंगाल को वस्तुतः स्वतंत्र बना दिया। मुर्शिद कुली खां को 1717 में जाकर बंगाल का सूबेदार बनाया गया, मगर वह उसका वास्तविक शासक 1700 से ही था जब उसे दीवान बनाया गया था। उसने खुद को तुरंत केंद्रीय नियंत्रण से मुक्त कर लिया। यद्यपि वह बादशाह को नियमित रूप से नजराने की काफ़ी बड़ी रकम भेजता रहा, उसने अंदरूनी और बाहरी खतरे से बंगाल को मुक्त कर वहां शांति कायम की। अब बंगाल जमींदारों की प्रमुख बगावतों से भी कमोबेश मुक्त हो गया। उसके शासन के दौरान केवल 3 विद्रोह हुए। पहला विद्रोह सीताराम राय, उदय नारायण और गुलाम मोहम्मद ने किया। उसके बाद सुजात खां ने बगावत की। अंतिम विद्रोह नजात खां का था। उनको हराने के बाद मुर्शिद कुली खां ने उनकी जमींदारियां अपने कृपापात्र रामजीवन को दे दी। मुर्शिद कुली खां 1727 में मर गया। उसके बाद उसके दामाद शुजाउद्दीन ने बंगाल पर 1739 तक यानी 1739 तक शासन किया। उसकी जगह पर उसका बेटा सरफराज खां आया, जिसे उसी साल गद्दी से हटाकर अली वर्दी खां नवाब बन गया। इन तीनों नवाबों ने बंगाल को शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित प्रशासन दिया। उन्होंने व्यापार और उद्योग को बढ़ावा दिया। मुर्शिद कुली खां ने प्रशासन में मितव्ययिता बरती। उसने बंगाल के वित्तीय मामलों का प्रबंध नए सिरे से किया। उसने नए भू राजस्व बंदोबस्त के जरिए जागीर भूमि के एक बड़े भाग को खालसा भूमि बना दिया और इजारा व्यवस्था अर्थात ठेके पर भू राजस्व वसूल करने की व्यवस्था आरंभ की। स्थानीय जमींदारों और सौदागर साहूकारों के बीच से उसने राजस्व वसूलने वाले किसान और सौदागर साहूकार भर्ती किए। उसने गरीब खेतिहरों का कष्ट दूर करने तथा उन्हें समय पर भू राजस्व देने में समर्थ बनाने के लिए तकावी ऋण भी दिए। इस प्रकार वह बंगाल सरकार के संसाधनों को बढ़ा सका, मगर इजारा व्यवस्था ने किसानों और जमींदारों पर आर्थिक बोझ बढ़ा दिया। इसके अलावा यद्यपि उसने केवल असल जमा की मांग की और गैर कानूनी टैक्स हटा दिए, तथापि उसने जमींदार और किसानों से लगान की वसूली बड़ी निर्दयता के साथ की। उसके सुधारों का एक यह परिणाम हुआ कि अनेक पुराने जमींदारों को निकाल बाहर कर दिया गया और उनकी जगह पर अभी अभी पनपे इजारेदार आ गए। मुर्शिद कुली खां और उसके बाद के नवाबों ने हिंदुओं और मुसलमानों को रोजगार के समान अवसर दिए। उन्होंने सबसे ऊंचे नागरिक ओहदों और कई फौजी ओहदों पर बंगालियों को रखा, जिनमें अधिकतर हिंदू थे। इजारेदारों को चुनते समय मुर्शिद कुली खां ने स्थानीय जमींदार और महाजनों को प्राथमिकता दी। उसमें अनेक हिंदू थे। इस प्रकार उसने बंगाल में एक नए भू अभिजात वर्ग को जन्म दिया। तीनों नवाबों ने माना कि व्यापार का प्रसार जनता और सरकार के लिए फायदेमंद है, इसलिए उन्होंने भारतीय और विदेशी सभी व्यापारियों को बढ़ावा दिया। नियमित थानों और चौकियों की व्यवस्था कर सड़कों और नदियों की सुरक्षा का इंतजाम किया। उन्होंने के निजी व्यापार को रोक दिया। साथ ही उन्होंने इस बात का भी ख्याल रखा कि विदेशी व्यापारियों, कंपनियों तथा उनके नौकरों पर कड़ा नियंत्रण रखा जाए और उन्हें अपने विशेषाधिकारों का दुरुपयोग नहीं करने दिया जाए। उन्होंने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के नौकरों को देश के कानून का पालन करने तथा अन्य व्यापारियों के बराबर सीमा शुल्क देने के लिए मजबूर किया। अली वर्दी खां ने अंग्रेजों
और फ्रांसीसियों को कलकत्ता और चंद्रनगर के अपने कारखानों की किलाबंदी करने की इजाज़त नहीं दी। इन सब के बावजूद बंगाल के नवाब एक दृष्टि से बड़े नासमझ और लापरवाह साबित हुए। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रवृत्ति 1707 के बाद अपनी मांगों को मनवाने के लिए सैनिक शक्ति का उपयोग करने या उसके इस्तेमाल की धमकी देने की होने लगी थी। नवाबों ने इस प्रवृत्ति को मजबूती से नहीं दबाया। वे कंपनी की धमकियों का जवाब देने की ताकत रखते थे, मगर उनका निरंतर यह विश्वास रहा कि कोई भी मात्र व्यापारिक कंपनी उनकी सत्ता के लिए कोई खतरा पैदा नहीं कर सकती। वे इस बात को महसूस नहीं कर सके कि अंग्रेजी कंपनी व्यापारियों की कंपनी मात्र नहीं थी, बल्कि उस समय के अत्यंत आक्रामक और विस्तारवादी उपनिवेश की प्रतिनिधि थी। दुनिया के बारे में उनका अज्ञान और उससे संपर्क का अभाव उनके लिए बड़ा महंगा पड़ा। नहीं तो अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया, लैटिन अमेरिका में पश्चिमी व्यापारिक कंपनियों के विध्वंसकारी कामों के संबंध में उनको जानकारी अवश्य हो जाती। बंगाल के नवाबों ने शक्तिशाली फौज बनाने की ओर ध्यान नहीं दिया और उसकी उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ी। उदाहरण के लिए मुर्शिद कुली खां की फौज में केवल 2000 घुड़सवार और 4000 पैदल सैनिक थे। अली वर्दी खां को मराठों के बारंबार हमलों से तंग होना पड़ा और अंततोगत्वा उसे उड़ीसा का एक बड़ा हिस्सा उन्हें दे देना पड़ा। जब 1756 से 1767 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अली वर्दी खां के उत्तराधिकारी सिजाउद्दौला के खिलाफ लड़ाई का ऐलान किया, तब शक्तिशाली फौज के अभाव ने भी विदेशी कंपनी की जीत में काफ़ी योगदान दिया। अफसरों के बीच बढ़ते हुए भ्रष्टाचार को रोकने में भी बंगाल के नवाब असफल रहे। यहाँ तक कि न्यायिक अधिकारी, काजी और मुफ्ती घूस लेने में नहीं हिचकते थे। विदेशी कंपनियों ने इस कमजोरी का पूरा फायदा उठाया और सरकारी कानून कायदों और नीतियों की जड़ें खोदी। अब हम अवध के बारे में पढ़ेंगे। अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक सादत खां बुरहान उल मुल्क था। उसे 1722 में अवध का सूबेदार बनाया गया था। वह अत्यंत निडर, कर्मठ, दृढ़ प्रतिज्ञ और तेज आदमी था। उसकी नियुक्ति के समय कई बगावती जमींदारों ने प्रांत में हर जगह सिर उठाया। उन्होंने मालगुजारी देने से इनकार कर दिया, अपनी निजी सेनाएं गठित की, किले बनाए और शाही सरकार की अवज्ञा की। वर्षों तक सादत खां को उनसे लड़ना पड़ा। उसने अंधेर गर्दी को खत्म किया और बड़े जमींदारों को अनुशासित किया। इस प्रकार उसने अपनी सरकार के वित्तीय संसाधनों को बढ़ाया। विभिन्न प्रकार की सुविधाएं देकर उसने दूसरे सरदारों और जमींदारों को अपनी तरफ कर लिया, किंतु उसने अधिकतर पराजित जमींदारों को नहीं हटाया। अधीनता स्वीकार करने और देय रकम यानी भू राजस्व नियमित रूप से अदा करने पर सहमत होने के बाद उन्हें भी अपनी जगह पर पक्का कर दिया गया। सादत खां ने 1723 में नया राजस्व बंदोबस्त यानी रेवेन्यू सेटलमेंट किया। कहा जाता है कि उचित भू लगान लगाकर तथा बड़े जमींदारों के जुल्मों से बचाकर किसानों की हालात को बेहतर बनाया। बंगाल के नवाबों की तरह ही उसने हिंदुओं और मुसलमानों के बीच कोई भेदभाव नहीं किया। उसके अपने सेनापति और उच्च अधिकारी हिंदू थे। उसने हठीले जमींदारों, सरदारों और सामंतों को उनके धर्म का कोई ख्याल किए बिना दबा दिया। उसके सैनिकों को अच्छे वेतन मिलते थे। वे हथियारों से सुसज्जित और सुप्रशिक्षित थे। उसका प्रशासन कार्यकुशल था। उसने भी जमींदारी प्रथा को जारी रखा। 1739 यानी 1739 में अपने मरने के पहले वह वस्तुतः स्वतंत्र बन गया था और उसने प्रांत को
अपनी वंशागत जायदाद बना दिया था। उसकी जगह उसके भतीजे सफदरजंग ने ली। साथ ही 1748 में उसे साम्राज्य का वजीर भी बनाया गया। इसके अलावा उसे इलाहाबाद का प्रांत भी दिया गया। सफदरजंग ने 1754 में अपने मरने तक अवध और इलाहाबाद की जनता को किसी अशांति का सामना नहीं करने दिया। उसने बगावत करने वाले जमींदारों को दबा दिया और दूसरों को अपने पक्ष में कर लिया। उसने मराठा फौजदारों से मित्रता कर ली, जिससे उसके अधिकार क्षेत्र में उनकी घुसपैठ ना हो सके। राजपूत सरदारों और शेख जादाओं की स्वामी भक्ति हासिल करने में भी वह कामयाब रहा। उसने रुहेलों और बंगस पठानों के खिलाफ लड़ाइयाँ छेड़ी। बंगस नवाबों के खिलाफ 1750 से 51 की लड़ाई में उसने मराठों की सैनिक की सहायता तथा जाटों का समर्थन प्राप्त किया। इसके लिए उसे मराठों को प्रतिदिन 25,000 रुपये और जाटों को रोज 15,000 रुपये देने पड़े। बाद में उसने पेशवा के साथ एक करार किया, जिसके अनुसार पेशवा ने मुगल साम्राज्य को अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ मदद करने और उसे भारतीय पठानों तथा राजपूत राजाओं जैसे अंदरूनी विद्रोहियों से बचाने का वचन दिया। बदले में पेशवा को 50 लाख रुपए तथा पंजाब, सिंध और उत्तर भारत के कई जिलों का चौथा दिया जाने वाला था। इसके अलावा पेशवा को अजमेर और आगरा का सूबेदार बनाया जाना था, मगर पेशवा दिल्ली में सफदरजंग के दुश्मनों से जा मिला। उन्होंने उसे अवध और इलाहाबाद का सूबेदार बनाने का वचन दिया, इसलिए करार टूट गया। सफदरजंग ने न्याय की उचित व्यवस्था की। उसने भी नौकरियां देने में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच निष्पक्षता की नीति अपनाई। उसकी सरकार के सबसे बड़े ओहदे पर एक हिंदू महाराजा नवाब राय आसीन था। नवाबों की सरकार के तहत लंबे समय तक लगातार शांति और सामंतों की आर्थिक समृद्धि के परिणाम स्वरूप अवध दरबार के इर्द गिर्द एक विशिष्ट लखनवी संस्कृति कालक्रम से विकसित हुई। लखनऊ बहुत जमाने से अवध का एक महत्वपूर्ण शहर था। 1775 के बाद वह अवध के नवाबों का निवास स्थान बन गया। वह तुरंत ही कला और साहित्य की संरक्षण प्रदान करने की दृष्टि से दिल्ली का प्रतिद्वंदी हो गया। वह हस्तशिल्प के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में भी विकसित हुआ। स्थानीय सरदारों और जमींदारों के संरक्षण में दस्तकारी और संस्कृति दोनों का असर कस्बों तक पहुंच गया। सफदरजंग ने बहुत ऊंची व्यक्तिगत नैतिकता बनाए रखी। वह जिंदगी भर अपनी एकमात्र पत्नी के प्रति वफादार रहा। असल में हैदराबाद, बंगाल और अवध के तीनों स्वायत्त रजवाड़ों के संस्थापक क्रमशः निजाम उल मुल्क, मुंशी कुली खां और अली वर्दी खां ऊंची व्यक्तिगत नैतिकता वाले लोग थे। उनमें से लगभग सभी ने संयमपूर्ण और सादा जीवन बिताया। यह इस धारणा को झूठा साबित करती है कि 18वीं सदी के प्रमुख सामंतों ने फिजूल खर्ची और विलासिता की जिंदगी बिताई। केवल अपने सार्वजनिक और राजनीतिक व्यवहार में ही उन्होंने धोखाधड़ी, षड्यंत्र और विश्वासघात का सहारा लिया। अब हम मैसूर के बारे में पढ़ेंगे। दक्षिण भारत में हैदराबाद के पास हैदर अली के अधीन जिस सबसे महत्वपूर्ण सत्ता का उदय हुआ वह मैसूर था। विजयनगर साम्राज्य के अंत होने के समय से ही मैसूर राज्य ने अपनी कमजोर स्वाधीनता को बनाए रखा और नाम मात्र को ही वह मुगल साम्राज्य का अंग था। वहीं 18वीं सदी के शुरू में नंजराज सर्वाधिकारी और देवराज अर्थात दुलवाई नाम के दो मंत्रियों ने मैसूर की शक्ति अपने हाथ में ले रखी थी। इस प्रकार वहां के राजा टिक्का कृष्णराज को उन्होंने कठपुतली में बदल दिया था। हैदर अली का जन्म 1721 में एक अत्यंत
सामान्य परिवार में हुआ था। उसने अपना जीवन मैसूर की सेना में एक साधारण अधिकारी के रूप में शुरू किया था। वह शिक्षित तो नहीं था, लेकिन कुशाग्र बुद्धि और प्रतिभा का धनी था। वह अत्यंत परिश्रमी और लगनशील, साहसी और दृढ़ निश्चयी था। वह एक प्रतिभाशाली सेनानायक तथा चालाक राजनीतिज्ञ था। मैसूर राज्य 20 साल तक युद्ध में उलझा रहा। इस दौरान हैदर अली को जो भी मौका मिला उसने उसका लाभ उठाया और मैसूर की सेना में ऊंचे पद पर पहुंच गया। जल्द ही उसने पश्चिमी सैनिक प्रशिक्षण के महत्व को पहचाना तथा जो सैनिक उसके अधीन थे उनको आधुनिक प्रशिक्षण दिलवाया। 1755 में डिंडीगुल में उसने एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया। इसमें उसने फ्रांसीसी विशेषज्ञों की मदद ली। 1761 में उसने नंजराज को फत्ता से अलग कर दिया तथा मैसूर राज्य का अपना अधिकार कायम कर लिया। योद्धा, सरदारों और जमींदारों के विद्रोहों को उसने नियंत्रित कर लिया तथा बिदनूर, सुंदरा, सेद्रा, कन्नड़ और मालाबार के इलाकों को जीत लिया। मालाबार को अपने अधीन करने का मुख्य कारण यह था कि वह भारतीय समुद्र तट तक अपनी पहुंच बनाए रखना चाहता था। पढ़ा लिखा न होने के बावजूद वह एक कुशल प्रशासक था। अपने राज्य में मुगल शासन प्रणाली तथा राजस्व व्यवस्था उसी ने लागू की थी। मैसूर जब कमजोर तथा विभाजित राज्य था तब उसने उस पर कब्जा किया और शीघ्र ही उसके कारण इस राज्य की गिनती प्रमुख भारतीय शक्तियों में की जाने लगी। वह धार्मिक सहिष्णुता की नीति पर चला। उसका पहला दीवान और अन्य अनेक हिंदू अधिकारी थे। अपनी सत्ता के लगभग आरंभ से ही वह मराठा सरदारों, निजाम और अंग्रेजों के साथ लड़ाइयों में लगा रहा। उसने 1769 यानी 1769 में अंग्रेजी फौजों को बार बार हराया और मद्रास के पास तक पहुंच गया। वह 1782 में द्वितीय अंगल मैसूर युद्ध के दौरान मर गया। उसके स्थान पर उसका बेटा टीपू गद्दी पर बैठा। अंग्रेजों के हाथों 1799 में मारे जाने तक टीपू सुल्तान ने मैसूर पर शासन किया। वह जटिल चरित्र वाला और एक नए विचारों को ढूंढ निकालने वाला व्यक्ति था। एक नए कैलेंडर को लागू करना, सिक्का ढलाई की नई प्रणाली काम में लाना तथा माप तोल के नए पैमानों को अपनाना उसकी समय के साथ अपने को बदलने की इच्छा के प्रतीक थे। उसके निजी पुस्तकालय में धर्म, इतिहास, सैन्य, विज्ञान, औषधि विज्ञान और गणित जैसे विविध विषयों की पुस्तकें थीं। उसने फ्रांसीसी क्रांति में गहरी दिलचस्पी ली। उसने श्रीरंगपट्टम में स्वतंत्रता वृक्ष लगाया और एक जैकोबिन क्लब का सदस्य बन गया। उसकी सांगठनिक क्षमता का प्रमाण यह है कि जिन दिनों में भारतीय फौजों के बीच शासनहीनता आम थी, उसके सैनिक अंत तक अनुशासित और उसके प्रति वफादार रहे। उसने जागीर देने की प्रथा को खत्म करके राजकीय आय बढ़ाने की कोशिश की। उसने पोलीगारों की पैतृक संपत्ति को कम करने और राज्य तथा किसानों के बीच के मध्यस्थों को समाप्त करने की भी कोशिश की, मगर उसका भू राजस्व उतना ही ऊंचा था जितना अन्य समसामयिक शासकों का। वह पैदावार का 1/3 हिस्सा तक भू राजस्व के रूप में लेता था, मगर उसने अब्बावों की वसूली पर रोक लगा दी। वह भू राजस्व में छूट देने में भी उदार था। उसकी पैदल सेना यूरोप की शैली में बंदूकों और संगीनों से लैस थी, लेकिन इन हथियारों को मैसूर में ही बनाया गया था। 1796 के बाद उसने एक आधुनिक
नौसेना खड़ा करने की भी कोशिश की। उसके लिए उसने 2 नौका घाट बनवाए थे तथा जहाज़ों के नमूने उसने स्वयं तैयार कराए थे। अपने व्यक्तिगत जीवन में वह एकदम सादा था। उसे किसी प्रकार का व्यसन नहीं था। वह विलासिता से बाहर कोसों दूर था। वह एक दुस्साहसी योद्धा था और अत्यंत प्रभावशाली सेनानायक था। उसकी एक अत्यंत प्रिय उक्ति थी, एक शेर की तरह एक दिन जीना बेहतर है, लेकिन भेड़ की तरह लंबी जिंदगी जीना अच्छा नहीं। इसी विश्वास का पालन करते हुए वह श्री रंगपट्टनम के द्वार पर लड़ता हुआ मारा गया। लेकिन हर काम में वह जल्दबाजी करता था और उसका स्वभाव स्थिर नहीं था। एक राजनीतिज्ञ के रूप में 18वीं सदी के किसी भी शासक की तुलना में वह दक्षिण भारत के लिए या दूसरे भारतीय शासकों के लिए अंग्रेजी राज के खतरे को ठीक से समझता था। उदाईमान अंग्रेजी सत्ता के समक्ष वह दृढ़ निश्चयी शत्रु के रूप में खड़ा हुआ था और अंग्रेज भी भारत में उसको अपना सबसे खतरनाक दुश्मन समझते थे। हालांकि मैसूर उस जमाने के आर्थिक पिछड़ेपन के दोष से मुक्त नहीं था, लेकिन हैदर अली और टीपू के राज्यकाल में वह आर्थिक रूप से खूब फला फूला। यह इस तथ्य से अधिक स्पष्ट हो जाता है कि खास तौर पर जब हम उसकी आर्थिक स्थिति की तुलना निकट अतीत से या उस समय के देश के अन्य भागों से करते हैं, तो 1799 में ब्रिटिश लोगों ने जब टीपू को पराजित कर उसे मार डाला और मैसूर पर कब्जा कर लिया, देखकर उनको आश्चर्य हुआ कि मैसूर का किसान ब्रिटिश शासित राज्य मद्रास के किसान की तुलना में कहीं अधिक संपन्न और खुशहाल था। सर जॉन शोर 1793 से 98 के दौरान गवर्नर जनरल था। उसने बाद में लिखा था, टीपू के राज्य के किसानों को संरक्षण मिलता था तथा उनको श्रम के लिए प्रोत्साहित और पुरस्कृत किया जाता था। टीपू सुल्तान के ज़माने के मैसूर के बारे में एक अन्य ब्रिटिश पर्यवेक्षक ने लिखा, खेतीबाड़ी में बढ़ा चढ़ा, परिश्रमी लोगों की घनी आबादी वाला, नए नए नगरों वाला और वाणिज्य व्यापार में बढ़ोतरी वाला था। लगता है कि आधुनिक व्यापार और उद्योग के महत्व को भी टीपू अच्छी तरह समझता था। वास्तव में भारतीय शासकों में यही एकमात्र शासक था जो आर्थिक शक्ति के महत्व को सैनिक शक्ति की नींव मानता था। भारत में आधुनिक उद्योगों की शुरुआत के लिए उसने थोड़ा बहुत प्रयास किया। इसके लिए उसने विदेशों से कारीगर बुलाए और कई उद्योगों को उसने राज्य की ओर से सहायता दी। विदेश व्यापार के विकास के लिए उसने फ्रांस, तुर्की, ईरान और पेगू में दूत भेजे। चीन के साथ भी उसने व्यापार किया। यूरोपीय कंपनियों के ढांचे पर उसने व्यापारिक कंपनी स्थापित करने का प्रयास भी किया और उनकी वाणिज्यिक संबंधी गतिविधियों की नकल करने की कोशिश की। बंदरगाह वाले नगरों में व्यापारिक संस्थाएं स्थापित करके उसने रूस तथा अरब के साथ व्यापार बढ़ाने का प्रयत्न किया। कुछ ब्रिटिश इतिहासकारों ने टीपू को धार्मिक उन्मादी के रूप में चित्रित किया है। यद्यपि अपने धार्मिक दृष्टिकोण में वह काफ़ी रूढ़वादी था, लेकिन दूसरे धर्मों के प्रति उसका दृष्टिकोण सहिष्णु और उदार था। 1791 में मराठा घुड़सवारों ने श्रृंगेरी के शारदा मंदिर को लूटा तो उसने मां शारदा की प्रतिमा बनवाने के लिए पैसे दिए। वह नियमित रूप से इस मंदिर और उसके साथ कुछ और मंदिरों को भेंट दिया करता था। रंगनाथ का प्रसिद्ध मंदिर उसके महल से
मुश्किल से 100 गज की दूरी पर था, जहां वह अपनी बहुसंख्यक हिंदू और ईसाई प्रजा के साथ सहनशीलता का बर्ताव करता था। वहीं वह हिंदुओं और ईसाइयों के प्रति काफ़ी कठोर था, जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मैसूर राज्य के विरुद्ध अंग्रेजों की मदद करते थे। अब हम केरला राज्य के बारे में पढ़ेंगे। 18वीं सदी के शुरुआत में केरला बहुत बड़ी संख्या में सामंत सरदारों और राजाओं में बटा हुआ था। इनमें से 4 प्रमुख राज्य इस प्रकार थे: कालीकट, चिरक्कल, कोचीन और त्रवणकोर। त्रवणकोर राज्य में 1729 के बाद 18वीं सदी के एक अग्रणी राजनेता राजा मार्तंड वर्मा के नेतृत्व में प्रमुखता मिली। उसमें विलक्षण दूरदर्शिता तथा दृढ़ संकल्प और साहस था। निर्भीकता का सामंजस्य था। उसने सामंतों को शांत कर दिया, पिकलोन और इलाया दाम को जीत लिया और डच लोगों को हराकर केरल में उनकी राजनीतिक सत्ता खत्म कर दी। उसने यूरोपीय अफसरों की मदद से पश्चिमी मॉडल के आधार पर एक शक्तिशाली फौज का गठन किया और उसे आधुनिक हथियारों से सुसज्जित किया। उसने एक आधुनिक शस्त्रागार भी बनवाया। मार्तंड वर्मा ने अपनी नई फौज का इस्तेमाल अपना राज्य उत्तर की ओर बढ़ाने के लिए किया। त्रवणकोर की सीमाएं जल्द ही कन्याकुमारी से कोचीन तक फैल गई। उसने सिंचाई की अनेक व्यवस्था की, संचार के लिए सड़कें और सिंचाई के लिए नहरें बनवाई तथा विदेश व्यापार को सक्रिय प्रोत्साहन दिया। केरला के 3 बड़े राज्यों कोचीन, त्रवणकोर और कालीकट ने 1763 तक सभी छोटे रजवाड़ों को विलीन या अधीन कर लिया। हैदर अली ने केरला पर अपना आक्रमण 1766 में शुरू किया और अंत में कालीकट के जमोरिन के इलाकों सहित कोचीन तक उत्तरी केरला को हड़प लिया। 18वीं सदी में मलयाली साहित्य में एक असाधारण पुनर्जीवन देखा गया। यह अंशतः केरला की राजाओं और सरदारों के कारण हुआ, जो साहित्य के महान संरक्षक थे। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में त्रवणकोर की राजधानी त्रिवेंद्रम संस्कृत विद्वता का एक केंद्र बन गया। मार्तंड वर्मा का उत्तराधिकारी राम वर्मा स्वयं कवि, विद्वान, संगीतज्ञ, प्रसिद्ध अभिनेता और सुसंस्कृतिक व्यक्ति था। वह अंग्रेजी में धारा प्रवाह बातचीत करता था। उसने यूरोप के मामलों में गहरी दिलचस्पी ली। वह लंदन, कलकत्ता और मद्रास से निकलने वाले अखबारों और पत्रिकाओं को नियमित रूप से पढ़ता था। इस वीडियो में इतना ही। इस चैप्टर का अगला पार्ट अगली वीडियो में आएगा। यहाँ तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।